सो ऑसिलेशन, यस। देखिए ऑसिलेशन सुनते ही ना आपके दिमाग में एक वर्ड और एक पिक्चर बन जाती है, वो ये कि इसको अगर हम देखें तो ये जो मोशन है इसको देखकर हम तुरंत कह देते हैं कि ये ऑसिलेट कर रहा है। अच्छा फिर से देखो, जब भी कभी हम ऑसिलेशन सुनेंगे या तो ऐसे या किसी ऑब्जेक्ट को आप एक पोजीशन के अराउंड ऐसे चलते हुए देखोगे, ठीक है। अच्छा अब ये जो ऑसिलेशन का चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें कई सारी ऐसे टर्म आने वाले हैं जो समझना हमारे लिए जरूरी है, उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी वर्डिंग, क्योंकि उसी वर्डिंग में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। और ये चैप्टर नेचर का एक बेसिक रूप है, सबसे बेसिक मोस्ट लवेबल टॉपिक। कहां पर देखते हैं इसको सबसे बेसिक हम? बहुत सिंपल है, वो हमारे अर्थ के मोशन को, सन के अराउंड जब अर्थ मोशन करती है ना, तो वो भी एक तरह का ऑसिलेशन ही है। लेकिन उसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है? तीसरा, जब एक ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे मूव करता है उसमें क्या डिफरेंस है? ये सब बातों को इस चैप्टर में जानने को मिलेगा, ठीक। ओके फिर से देखो, जब भी हमने ऑसिलेशन कहा आपके दिमाग में वर्ड बन जाता है कि इसका चलना, कहां से कहां चलना, ये समझो। तो मैंने कहा कि चलो, ये नहीं चलता है, मैं इसको यहां ले गया, फ्रॉम हियर, सो इस एंड को नोट करना बस, फ्रॉम हियर इट इज गोइंग टूवर्ड दिस पॉइंट, फिर फ्रॉम हियर it is going toward that point, from here it is going toward that point, from here toward here, from here toward। तो ये क्या हो रहा है? एक ऐसा मोशन जो टू एंड फ्रो कंटिन्यू कर रहा है। फिर से from here going toward there, from here going toward there, from here going toward there। तो एक सिंपल सा छोटा सा मीनिंग बन गया कि ऐसा मोशन जिसमें टू एंड फ्रो हो रहा हो, वो कौन सा है? ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन में क्या लिख सकते हैं? टू एंड फ्रो मोशन, दिस इज ऑसिलेशन। लेकिन अब इस बात को अच्छे से समझना, मैंने ये हमने एक ऑब्जेक्ट को बनाया जो यहां से यहां जाता है, देन यहां से यहां आता है, कंटिन्यू, इट इज मूविंग। और अब मैं इसको कहता हूं कि जब ये यहां से यहां जाता है, इसमें एक बात ऐसी है जो नोट करने लायक है, वो ये कि इसकी एक पोजीशन होगी, ये इसकी एक पोजीशन होगी जिसके लेफ्ट में राइट में ये मूव करेगा। और ये जो पोजीशन है इसी को हम क्या कहते हैं? इट इज मेन पोजीशन, मेन पोजीशन। सो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मेन पोजीशन। अबाउट मेन पोजीशन। दूसरी बात नोट करने वाली, जब ये मेन पोजीशन के यहां जाएगा, हमने कहा कैसे हो रहा है ये मोशन, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, यहां पर 7, 8, 9, 10, 11, ठीक। यहां पर हो गए 11 सेकेंड, 12, 13, 14, 15। तो यहां पर आने का और जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन एक चीज फिक्स है, क्या? टू फ्रो, फ्रॉम हियर टूवर्ड देयर, है ना। फ्रॉम हियर, तो यहां से ये इधर जाएगा, यहां से ये इधर आएगा, ये फिक्स है। तो ऐसा मोशन जिसमें हमने टाइम की बात नहीं किया, केवल टू एंड फ्रो की बात कर रहे हैं, तो यही मोशन है ऑसिलेशन। बट क्या होगा जब मैं
इसका टाइम फिक्स कर दूं। कैसे? 3 सेकंड यहां जाने में, 3 सेकंड यहां आने में, टोटल 6 सेकंड। 3 सेकंड यहां जाने में, 3 सेकंड यहां आने में, फिर से 6 सेकंड। इसमें मैंने टाइम को फिक्स कर दिया। अब ये मोशन ऑसिलेशन तो है, और एक शर्त और पूरी हो गई, वो ये, इसमें टाइम पीरियड फिक्स हो गया। हमेशा 6 सेकंड के बाद ये अपने आप को मेन पोजीशन पे लेकर आता है। 3 3 6 सेकंड पर वापस मेन पोजीशन, फिर से यहां से स्टार्ट करेगा 3 3, फिर से 6 सेकंड। ऐसे कंटिन्यू ये अपने मोशन को हर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है। सो दैट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या हुआ? ये ऑसिलेटरी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल। इट इज ए टाइप ऑफ ओके। तो ऐसा मोशन जो अपने आप को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ऑसिलेशन कराएगा, इट इज पीरियोडिक मोशन। अब ऐसा ही मोशन अर्थ का सन के अराउंड होता है। हर 365 डेज बाद वो फिर से उसी पोजीशन पर, फिर से उसी पोजीशन पर, लेकिन वो मोशन ऐसा ऐसा, हाँ वो मोशन ऐसा ऐसा नहीं दिखता, वो ऐसा है। अभी इसी मोशन को हम ऑसिलेशन बनाएंगे और देखना क्या होगा। उससे पहले अब हम कुछ बातें बेसिक और जान लेते हैं, ठीक है? देखो, ये जो ऑसिलेशन में हम टर्म पढ़ेंगे लाइक पीरियोडिक मोशन, टाइम इंटरवल, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। लेट्स बी स्टार्ट विद इट्स बेसिक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। इसके बेसिक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन क्या होगी, क्यों क्या होगी? क्योंकि वो मैथमेटिक्स इसके मोशन को डिफाइन करेगी। हम उसको डिफाइन करेंगे वर्डिंग में भी और मैथमेटिक्स से भी। सो लेट्स बी स्टार्ट फर्स्ट। ओके, सो इसके मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले ना हम ये समझ लें कि जब ऑसिलेशन हो रहा है तो किस तरह का हमें एक मोशन दिखेगा, और इसके टर्म को भी समझना। देखो, एक पार्टिकल जो हमने यहां माना और वो एक सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन या कोई भी ऐसा मोशन जो अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, वो ऑसिलेशन कैसे होता है ये समझो। ये पार्टिकल जो P है, जब ये कुछ वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, लेट्स से किसने टाइम T लिया और T टाइम में ये इस पोजीशन पर आ गया। उसके बाद हमने ये नोट किया कि जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर चलता है वैसे वैसे एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनती है। वो कितनी है? थीटा। और हमने रोटेशन चैप्टर में पढ़ा कि थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज ओमेगा इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो थीटा विल बी योर ओमेगा इंटू टाइम। तो जैसे जैसे इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, हम ये कहेंगे कि पार्टिकल चल रहा है। पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बदल रही है, मतलब पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है। अब यहां पर हमने एक इसी पार्टिकल से फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब कि एक रस्सी से इसको यहां पर बांध दिया ऐसे करके। जैसे एक लोहे के ऊपर हमने ऐसे कोई कब्जा लगा दिया, तो ये जो पार्ट होगा ये इस लोहे के ऊपर ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे चल सकता है। जैसे लिफ्ट में कोई भी जब लिफ्ट का काम होता है तो उसके अंदर लिफ्ट जैसे ऊपर नीचे आती है, उसके किनारे पर ऐसे लोहे को उसको पकड़ने के ऐसे कब्जा लगा होता है, वो ऐसे ये ऐसे चल सकता है, फ्री है वो। अच्छा, तो एक पार्टिकल जो कि इस P पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, क्यों? एक और जो इस डायरेक्शन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, R। यहां से समझना, हमने अपने आप से इसको अपवर्ड मोशन को Y एंड दिस इज एज X डायरेक्शन ले लिया।
ये जब ऊपर जाएगा, ये इधर, ये पार्टिकल कहां जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो Q यहां पर आ जाएगा। जब P और ऊपर आ जाएगा तब Q यहां पर आ जाएगा। फिर से देखो, ये P घूम के यहां आ गया तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, Q यहां पर आ गया। फिर जब P यहां आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, Q यहां पर आ जाएगा। जब P यहां आएगा तो P जो Q है वो यहां आ जाएगा। फिर जब ये नीचे आएगा, Q इधर आ जाएगा। फिर ये इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा परपेंडिकुलर। फिर P यहां आएगा तो Q यहीं पर रहेगा, दोनों साथ में। जब P यहां आएगा फिर से Q यहां पर, P यहां आएगा Q यहां पर, P यहां आएगा Q यहां पर। ये क्या हो रहा है, P ऐसे चल रहा है और Q जो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या कर रहा है, वो ऐसे करके ये क्या है, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन हमेशा किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट होता है। वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है, मेन पोजीशन, मतलब कि यहां, ये वो मेन पोजीशन है जिसके अबाउट ये टूवर्ड फ्रॉम हियर, या फ्रॉम हियर टूवर्ड देयर, फ्रॉम हियर टूवर्ड देयर, फ्रॉम हियर टूवर्ड देयर, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो P सर्कुलर मोशन, Q is doing oscillatory motion because it is to and fro। अब इसकी वर्डिंग सुनो, जब जब P चल रहा है वो एक एंगल बनाकर चल रहा है। अब मैं आपसे Q की लोकेशन पूछता हूं, सुनो ध्यान से। जो इसकी लोकेशन है, जब ये अपवर्ड जाएगा तो हम कह रहे हैं कि ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को y नाम दिया, ऊपर जाएगा y, नीचे आएगा माइनस में y। तो ये चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है। कैसे, यहां 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 यहां, इसके ऊपर y नहीं जा सकता। फिर यहां पर y, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर नीचे की तरफ। तो y वेरिएबल है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है y बदल रहा है। तो y मतलब डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। So y is a function of time। अब हमने ये कहा कि जब एंगल 45 है इधर, P कहां पर है, यहां पर। जब एंगल 0 है, Q कहां पर है, यहीं पर। जब एंगल 90 है, Q कहां पर है, यहां पर। जब एंगल 120 है, Q कहां पर है, यहां पर। एंगल 180 है, Q कहां पर है, यहां पर। जब एंगल ऐसे करके और बढ़ेगा 270, Q कहां पर है, यहां पर। एंगल 360, Q कहां पर है, यहां पर। हम ये क्या कर रहे हैं, हम एंगल से एक सीधे चलने वाले पार्टिकल को डिफाइन कर रहे हैं। मैं एंगल पूछ रहा हूं तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, एक सीधे चलने वाले पार्टिकल की लोकेशन। अब हम बोलेंगे कि एंगल से हम सीधा चलने वाले पार्टिकल की लोकेशन बता सकते हैं। सुनने में अजीब है, क्यों, क्योंकि सीधा चलने वाले पार्टिकल के पास कभी भी एंगल नहीं होता। माना कि एंगल नहीं है, लेकिन एंगल की वजह से लोकेशन मिल रही है, इसीलिए हम कहेंगे P बनाएगा एंगल और वही एंगल कहलाएगा Q का फेज। Q का फेज मतलब क्या है, फेज क्या कर रहा है, ऐसा एंगल जो सीधे चलने वाले पार्टिकल का लोकेशन बताएगा। समझ में आया फेज। तो फेज किसका होगा, Q का। P का एंगल 45, Q का फेज कितना 45। P का एंगल 0, Q का फेज कितना 0। जब Q 0 फेज पे है तो Q कहां पर है। जब Q 90 के फेज पर है तो Q कहां पर है। ये वर्डिंग समझ में आई आपको। आगे जो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है y, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूं। और ये जो डिस्प्लेसमेंट ये डिस्प्लेसमेंट y है, मैं इसी डिस्प्लेसमेंट को यहां भी बना सकता हूं। सही है, क्योंकि एक ही बात है, लाइक वेक्टर
एक ही प्लेन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो लाइक वेक्टर बना दिया, एक प्लेन से एक ही प्लेन में, डायरेक्शन एक ही है। अब इसकी मैथमेटिक्स बताओ। साइन थीटा साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हो गई y, हाइपोटेनियस कौन है? तो हाइपोटेनियस वो पोजीशन है जो कि रेडियस है, और रेडियस कभी सर्कल की चेंज नहीं होगी अगर वो सर्कल चेंज नहीं होगा। तो रेडियस एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कि खुद एक डिस्टेंस, एक डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। और ऑसिलेशन के चैप्टर में या वेव के चैप्टर में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसको क्या कहते हैं हम? एम्पलीट्यूड। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड। इसीलिए ये क्या है? एम्पलीट्यूड। ये क्या है? एम्पलीट्यूड। ये क्या है? एम्पलीट्यूड। ये भी एम्पलीट्यूड। तो हाइपोटेन्यूज क्या है इसकी? एम्पलीट्यूड। अब एक चीज और, यहां से बताओ y कितना होगा? तो आंसर है कि a साइन थीटा को मैंने बदल दिया ओमेगा टी। तो क्या समझ में आया आपको कि डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है? ये कांस्टेंट, तो किसका फंक्शन बनेगा? साइनसोइडल फंक्शन का, साइन का फंक्शन। हमारे पास जो ऑसिलेशन हो रहा है वो ऑसिलेशन की डिस्प्लेसमेंट, कि वो कितना डिस्प्लेस करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो साइन टी, साइन ओमेगा टी में टाइम बदलेगा तो एंगल बदलेगा, एंगल बदलेगा डिस्प्लेसमेंट बदलेगी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहां से एक बात बड़े ध्यान से नोट करना, किसी को ऑसिलेट करना है, ऐसे चलना है, ठीक। मैंने कहा चलो, चलता है क्या? नहीं, तो मैंने इसको ये इधर लेकर आ गया और अब चलना स्टार्ट कर देता है। तो हमने ये सीख लिया कि किसी को ऑसिलेशन कराना है उसको स्टार्टिंग में ही एक एंगल देना पड़ेगा। 0 डिग्री का एंगल, 30 चलेगा, 45 तो भी चलेगा, 60 चलेगा, 90 पे भी चलेगा। तो हमें एक एंगल देना पड़ता है और उस एंगल को बोलते हैं इनिशियल फेज, जो कि हम इसमें ऐड करके चलते हैं। इनिशियल फेज ओमेगा टी प्लस में फाई। ये जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी का हो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक ही बात है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको आप नाप सकते हो रेडियन पर सेकंड में। टाइम पीरियड कि कितने टाइम पर कितनी पोजीशन है, और ये क्या आपका इनिशियल फेज। और ए क्या है? योर एम्पलीट्यूड, जो कि फिक्स है, डिस्प्लेसमेंट आपके सामने। अच्छा, इसी को मैं एक और वर्ड में लिख सकता हूं, देखो वो क्या। हमने क्यू की बात किया, लेट्स वी टॉक अबाउट आर। जब ये पार्टिकल यहां पर है तो मैंने यहां से परपेंडिकुलर लिया, पॉइंट को सुनना, परपेंडिकुलर बनाना है। यहां से परपेंडिकुलर लिया यहां पर, इसको और ऊपर ले गए, परपेंडिकुलर लिया तो पार्टिकल आगे आ रहा है, और लिया तो पार्टिकल यहां आ गया, यहां किया पार्टिकल यहां आ गया, ऐसे करके यहां किया पार्टिकल यहां पर आ गया, नीचे की तरफ है पार्टिकल यहां, नीचे की तरफ है पार्टिकल यहां, यहां पर पार्टिकल यहां। तो ये क्या कर रहा है? ये भी ऑसिलेट कर रहा है, किस डायरेक्शन में? एक्स के डायरेक्शन में। लेकिन अब इसके बारे में समझना, ये है साइन थीटा, ये वाली डिस्टेंस होगी एक्स। तो अब बताओ, ये अगर साइन थीटा है तो ये वाला कौन सा बनेगा? कॉस थीटा। तो मैं लिख सकता हूं एक और तरीके से कि एक्स टी इक्वल्स, और ये तो रहेगा फिक्स, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड। मैं लिख सकता हूं इसको, देखो ये इधर कॉस ओमेगा टी इक्वल्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर पे
परपेंडिकुलर 90 बेस होता है ना, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस इज ए। एक्स को निकालेंगे तो ए कॉस ओमेगा टी। इनिशियल फेज कर देंगे तो एंगल जुड़ जाएगा, साइन के बाद एंगल आता है ना, तो ये एंगल। और डिस्प्लेसमेंट भी किसका फंक्शन है, एक्स भी टाइम का फंक्शन है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये इधर से इधर चलता जाएगा। इट इज बेसिक मैथमेटिक्स विच यू मस्ट नो। अब आपने नोट किया साइन और कॉस, ये कैसे बन सकता है। एक बार इसको हम थोड़ा बहुत ट्राई करते बनाने की। ओके, एक पैटर्न अभी नोट करेंगे ना, कि अगर हमने एक पार्टिकल को ऐसे देखा, ये जो ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा है, सपोज कि अगर ये पेपर चलने लग जाए, ये पेपर चले या ये चौक चले, एक दूसरे को रिलेटिव में चलना है किसी ना किसी के, तो ऐसे करके पेपर जब चलेगा तो ये क्या बनेगा, एक वेव बनेगी। या ये पेपर चलेगा या तो चौक। तो ये कौन सी वेव है, साइनोसॉइडल। कैसे ये वेव है, इसका नेचर एक बार समझते हैं थोड़ा सा। ओके, ये देखो, साइन की वैल्यू याद है, जब एंगल 0 हो साइन कितना होता है, 0। साइन 0 पे 0। साइन 90 पे कितना होता है, मैक्सिमम। और ये 90 डिग्री का एंगल है यहां से यहां तक। 90 डिग्री का एंगल कैसे है, देखो, ये दिख रहा है वीडियो में, देखो, ठीक है। एक पार्टिकल जो यहां से यहां जाएगा, गया, यहां से यहां पर ऑसिलेट करने वाले के बारे में सोचो, यहां पर है, ये यहां से ऊपर आएगा ऊपर। जब यहां से ऊपर आएगा तो इसका फेज में कितना डिफरेंस आया, 0 से 90 का। यहां पर है 0 का फेज, ऊपर आया 90 का फेज। ये देखो, पार्टिकल ऊपर की तरफ आया ऐसे करके, तो यहां तक आया पार्टिकल, इसलिए 90 का फेज बनेगा, ठीक। जब पार्टिकल नीचे आएगा तो यहां पर आ जाएगा। जब पार्टिकल वापस आएगा तो कितना एंगल, 0, 90, 180, कितना एंगल बनेगा, 180 का। तो साइन 180 पे कितना होता है, 0। फिर इसके बाद फिर पार्टिकल यहां से नीचे जाएगा तो यहां से भी नीचे जाएगा, मतलब कि यहां पर आ जाएगा। अगर ये बोर्ड चलेगा तो जो नीचे आ रहा है वो यहां पर आ जाएगा। अब देखो जरा, 270 पे कैसा है, माइनस में मैक्सिमम, तो ये भी कैसा है, माइनस में मैक्सिमम। उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, जब ये यहां से ऊपर जाएगा तो ये यहां पर आ जाएगा, कितना एंगल, 360 पे वापस यहां पर। जो ऑसिलेट कर रहा है वो कैसा बनाएगा वेव, वो वेव ऐसी बनाएगा, जो किसको फॉलो करेगी, साइन को या कॉस को। कॉस वाले में क्या डिफरेंस है, ये देखो, जब टाइम 0 है, मानो कि इसने 0 एंगल से स्टार्ट किया, उसका इनिशियल फेज 0 है। जब टाइम 0, कॉस 0 कितना होता है, 1 मतलब कि x कितना आ जाएगा, मैक्सिमम। और हमने देखा था कि जब पार्टिकल यहां था P, R कहां था, इसी के पास में। जब पार्टिकल P ने 90 कवर कर लिया, R कहां पर आ जाएगा चल के, मतलब कि मीन पोजीशन पे। और मीन पोजीशन का मतलब कि x बराबर 0, y बराबर 0। यहां से यहां आएगा तो x यहां पर आ जाएगा, R। cos 90 कितना होता है, और इनिशियल फेज तो कांस्टेंट है, ये पहले हमने 0 कर दिया मान लो। cos 90 0, डिस्प्लेसमेंट भी कितना, 0, मतलब मीन पोजीशन पर है। जब ये यहां से यहां आएगा तो R कहां जाएगा, ये इधर, मतलब कि प्लस का x 0,
माइनस का x। cos 180 यहां से यहां तक कितना एंगल हुआ 180, तो cos 180 कितना होता है माइनस में 1, माइनस में a, और a क्या है, ये इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस। उस पार्टिकल के बारे में सोचो जो यहां पर था, जब P यहां था तो Q कहां था, ये देखो P यहां का मतलब कि टाइम 0 और इनिशियल एंगल सेट कर दिया 0 पे, ये फिक्स हो गया 0 पे। टाइम 0, जब टाइम 0 साइन 0 कितना होता है 0, y कितना 0, मतलब कि Q वाला पार्टिकल मेन पोजीशन पर है, Q वाला पार्टिकल यहां पर है मेन पोजीशन पर 90 डिग्री एंगल, और 90 डिग्री के एंगल में कुछ टाइम लेगा। उसने एंगल बनाया 90 डिग्री। ओमेगा टी क्या बता रहा है एंगल के बारे में, टी कितना आएगा वो बाद में देख लेंगे, t/2 t/4 व्हाटएवर। पूरा का पूरा एंगल ये 90 बनेगा। यहां पर ना अभी टी को मत देखना, ओमेगा टी ये बनाएगा एंगल। टाइम कुछ और है, एंगल कुछ और है, और हम जानते हैं टाइम सेकंड में है, एंगल रेडियन में है। तो ओमेगा टी कितना π/2, साइन π/2 मतलब 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है 1, तो y कितना रहेगा मैक्सिमम। तो ये पार्टिकल जब यहां से यहां आएगा तो ये यहां पर आएगा। समझ में आया कुछ? इस वाले केस में और इस वाले केस में क्या डिफरेंस है? यहां पर पार्टिकल कहां था पहले, स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था पार्टिकल कहां था मेन पोजीशन पर। इस वाले केस में पार्टिकल कहां था एक्सट्रीम पोजीशन पर। हम फिजिक्स में जो ये एम्पलीट्यूड है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन अपोजिट की एक्सट्रीम पोजीशन। तो अब बताओ ये वाला केस और ये वाला केस डिफरेंस क्लियर? उसके आगे देखो, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मोशन, कौन सी पोजीशन है मेन पोजीशन। मेन पोजीशन पर कौन सा वाली लूंगा इक्वेशन, मेन पोजीशन पर y वाली इक्वेशन। क्यों y वाली? क्या ये कोई डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? मेन पोजीशन पे कितनी डिस्प्लेसमेंट है 0। यहां से यहां आएगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां आएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अभी कहां पर है 0 पर। ये 0 पर कब हो सकता है? तो आंसर है जब ओमेगा टी कितना होगा 0। तो कौन सी इक्वेशन फिट बैठ रही है साइन वाली, साइन वाली मतलब y के लिए, इसमें y के लिए फिट बैठ रही है। अच्छा इसके लिए कौन सी फिट बैठ रही है, ये मैक्सिमम पर है एक्सट्रीम पर। हमने इसको यहां से नापना शुरू किया, और जहां से हम मेजरमेंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से हम मेजरमेंट करते हैं वो टाइम कितना होता है स्टार्टिंग टाइम। हमने इसको यहां से नहीं यहां से मेजर किया। cos 01 कितनी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम पर है, तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे ये वाली। अब मुझे बताओ स्कूल में एक्सपेरिमेंट यहां से शुरू किया, कौन सी इक्वेशन, स्टार्टिंग का टाइम t0 0 0 0 मतलब मेन पोजीशन पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है। कब? जब टाइम 0 है 0 1 मैक्सिमम। ठीक है, बुक्स में ये इक्वेशन लिखी है और मुझे भी ये पसंद है। क्यों? कौन सी इक्वेशन लगेगी y, क्योंकि ये भी एक्सट्रीम पर, ये मेन पोजीशन पर रुका हुआ है, नहीं चलता। इसको चलाने के लिए बोलो, ऑर्डर दो चलने के लिए, नहीं चलेगा। इसको हमने यहां से ऑर्डर नहीं दिया फिर भी चल पड़ता है ये। तो ऑसिलेट कराने के लिए सबसे बढ़िया कौन सा है, ये कि ये वाला। इसीलिए यहां से हम जब इसको स्टार्ट करते हैं तो कौन सी इक्वेशन, तो मुझे भी ये पसंद है इसलिए मैं ये वाली लिखता हूं। आप कोई से भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। दोनों एक ही मोशन को दिखाती हैं। कौन सा मोशन? साइनसोडियल मोशन। कोसाइन साइन एक ही मोशन है साइनसोडियल, वो ऐसी ही वेव बनेगी, बस शर्त यह है कि कॉस में वेव यहां से नहीं यहां से स्टार्ट होती है। कॉस 0 पर 0 एंगल पर मैक्सिमम, तो यहां से स्टार्ट हुई है 1 cos 90 0।
ये जीरो की पोजीशन, ये मैक्सिमम और ये माइनस में मैक्सिमम। जब एंगल जीरो है तब कॉस का कितना है, मैक्सिमम पर है, तो ये कॉस के लिए साइन के लिए, और एक ही तरह की वेव बनेगी। दोनों में फर्क किस बात का है, शुरुआत का एंगल अलग, शुरुआत का एंगल अलग, कितना कितना एंगल का डिफरेंस है, 90 के एंगल का। और हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो है फेज डिफरेंस। शुरुआत दोनों को कहां से करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस है, जहां से शुरुआत करोगे आप उसको चूज कर लो। अगर एकदम मीन से स्टार्ट करोगे, ये एक्सट्रीम से स्टार्ट करोगे, ये हो गया हमारा बेस। तो ये इसके मैथमेटिक्स जिसको आप याद रखोगे। अगर इनिशियल एंगल आपने जीरो सेट किया है तो जीरो करके चलो, पहले से ही कुछ सेट किया हुआ है तो उसको मान के चलोगे आप। क्लियर? अब यहां से हम इसकी मैथमेटिक्स को जान गए, अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टास्क पर। और इसको देखकर आपको बहुत कुछ याद आ रहा होगा। स्प्रिंग का केस, x इक्वल 0, कौन सी पोजीशन है, रिलैक्स्ड पोजीशन, मीन पोजीशन, स्ट्रेच करते हैं यहां पर, तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होके यहां तक आ जाएगी। प्रॉपर्टी क्या है, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। कौन मूव कराएगा, इसकी स्प्रिंग फोर्स। यहां पर कौन सी फोर्स इसको आगे लेकर आई, एक्सटर्नल, जो कि मैंने लगाई। अच्छा, क्या क्रिएट किया इसके अंदर, एक डिस्प्लेसमेंट। और क्या किया मैंने, ये समझ लिया। माइनस साइन का मतलब क्या, कि फोर्स ऑफ स्प्रिंग अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अभी एक चीज और, इसको यहां लाके छोड़ेंगे, ये इधर आएगा फिर इधर जाएगा। इसकी वर्किंग को समझो, यहां लेकर आए, जब ये यहां पर आएगा स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, स्पीड और बढ़ रही है और बढ़ रही है, मैक्सिमम स्पीड, इसीलिए तो ये आगे जाएगा। मैक्सिमम नहीं होती तो आगे क्यों जाता, तो मैक्सिमम आगे जा रहा है और आगे जा रहा है, कम हो रही है कम हो रही है, जीरो, स्पीड जीरो, इसीलिए लौट के वापस आएगा। फिर मैक्सिमम, फिर कम हो रही है कम हो रही है कम हो रही है, जीरो। ये क्या हो रहा है, स्पीड में चेंज। यस, जब स्पीड में चेंज होता है हम क्या कहते हैं उसको, एक्सेलरेशन। इसीलिए आई कैन राइट इट ma इक्वल्स माइनस के एक्स। करेक्ट? ओके, यहां से a को मैं क्या लिख सकता हूं, dv बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस के एक्स। और क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज dx बाई डी टी। एक्सेलरेशन को एक बार डेरिवेटिव किया तो ये आ गया, इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पोजीशन m डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। कितनी बार डेरिवेटिव है, दो बार, इसलिए क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। मोस्ट ऑफ द फिजिसिस्ट वुड लाइक टू यूज दिस टर्म रेदर देन यूजिंग दिस। ज्यादातर लोग एक ही बजाय ऐसा लिखते हैं, और एक ही बात है दोनों। पोजीशन को एक बार डेरिवेटिव करेंगे वेलोसिटी, दूसरी बार करेंगे तो एक्सेलरेशन, और ये किसके इक्वल है, माइनस के एक्स। ओके, ये हम लिख सकते हैं, और इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज मीन्ड बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसा मोशन जो अपने आप को एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करता है, जो ऑसिलेशन करता है, फिक्स टाइम के बाद रिपीट करता है। फिक्स टाइम हो नहीं होगा फिर भी ऑसिलेशन इसका बेसिक है, कि जिसमें ऑसिलेशन होगा वो मोशन हार्मोनिक है। हार्मोनिक क्यों, सुनो, जो हारमोनियम होता है उसमें कौन से सुर लगते हैं, सारे गामा पाधा निसा, फिर सारे गामा पाधा निसा, वो सुर अपने आप को रिपीट करते हैं। ऐसे ही ये मोशन भी क्या करता है, रिपीट, इसलिए इसका नाम क्या है, हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन।
क्यों सिंपल हार्मोनिक मोशन? आगे आपको जब मिलेगा, पढ़ोगे जब। सिंपल हार्मोनिक का मीनिंग क्या है कि ये रिपीट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। यहां से मैं इसको यहां लेकर आ जाता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल्स 0। मुझे ये मिल सकता है, और यही है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल, क्योंकि डिफरेंशिएट किया ना हमने इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। इसकी खास क्या है, खासियत क्या है इसकी, ये आपको जानना है। देखो, मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये इतनी खास क्या है, बस क्या इसमें मैंने जोर दिया, इन वर्ड पे जोर दिया। मैं इन पे क्यों जोर दे रहा हूं, ये देखो आप। आपको ये चीज समझ में आ गई। अब एक चीज और देखो, मैं ओमेगा टी भी लिख सकता हूं प्लस फाइव भी। इनिशियल एंगल 0 कर रखा है मैंने, तो मैंने नहीं लिखा फाइव। और पोजीशन किसका फंक्शन है? टाइम का। तो पोजीशन जब बदलेगी टाइम के साथ तो क्या बन जाएगा? ये dx बाई डी टी, इसका मतलब वेलोसिटी कितनी होगी? ए कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। टाइम का फंक्शन कौन है? कॉस ओमेगा टी। जब हम कॉस को डेरिवेटिव करते हैं तो वो बन जाता है माइनस साइन, तो ये आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। नाउ लेट्स वी डू अगेन डेरिवेटिव। मतलब क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन इक्वल्स माइनस ए कांस्टेंट। लेकिन एक चीज हम और यहां पर भूल रहे हैं, देखो क्या चीज है। हमने इसका डेरिवेटिव तो कर दिया कॉस ओमेगा टी का, यहां पर एक और ऐसी चीज है जिसको हम भूल गए, वो ये ओमेगा टी के साथ लिखा हुआ है, तो इसको भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव करने का रूल क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इज ए फंक्शन, एक फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि ये एंगल पे डिपेंड करता है। फंक्शन है, एंगल कौन है? ये। तो हमने पहले फंक्शन को किया डेरिवेटिव, तो माइनस साइन ओमेगा टी आ गया। दूसरा, हम इसको भी डेरिवेटिव करते हैं। ओमेगा टी, ओमेगा कांस्टेंट है, और डी टी बाई डी टी 1, तो एक इंटू में ओमेगा भी आ जाएगा। अब आप इसको भूलो नहीं। मैं क्या करने वाला था? एक इक्वेशन लिखने वाला था, लेकिन मिटा के मैंने कहा एक चीज भूल रहे। वो क्या भूल रहे थे? आप भी याद रखना, ये आ जाएगा ना। मैं क्या कर सकता हूं फिर से, इसको फिर से डेरिवेटिव। हाँ, फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो जो कांस्टेंट है उनका डेरिवेटिव नहीं। देखो एक चीज याद रखो, अगर मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर है 2 और मैं टाइम के साथ डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो कांस्टेंट कभी नहीं बदलता, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। लेकिन साथ में t लिखा है तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, फिर बचेगा dt बाई डी टी, उसका डेरिवेटिव 1, तो आंसर आएगा 2 इंटू 1 2। इसी तरह से जो कांस्टेंट है वो कौन कौन है? माइनस में a, ओमेगा, कौन बदलेगा? फिर से ये बदलेगा, साइन ओमेगा टी। साइन को करोगे तो प्लस में कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। फिर से फंक्शन के बाद एंगल का डेरिवेटिव, ओमेगा टी का डेरिवेटिव एक और ओमेगा। क्यों ओमेगा टी का डेरिवेटिव? इसमें क्यों ओमेगा मिलेगा? क्योंकि ओमेगा और टी में ओमेगा कांस्टेंट, टी का डेरिवेटिव करेंगे 1 टाइम के रेस्पेक्ट में। ये इक्वेशन मिल गई। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू में माइनस में ए ओमेगा स्क्वायर। ये तो माइनस में ए नहीं लिख रहा हूं मैं, माइनस में ओमेगा स्क्वायर और
ये क्या है, x, तो मैं इसको यहां पर x के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। अब मुझे ये बताओ इधर देखकर कि मैं यहां क्या लिख सकता हूं, m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस के एक्स इक्वल्स 0। ओके, सो हम इसके बारे में बात कर रहे थे ना, यहां से x को कॉमन ले लो और 0 से डिवाइड कर देंगे, सो वी विल लेफ्ट विद माइनस ओमेगा स्क्वायर m प्लस में k। जो माइनस की टर्म है टेक इट ऑन द राइट साइड, प्लस में हो जाएगी और क्या बचेगा k। ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे या ओमेगा, तो वो आ जाएगा k अपॉन में m अंडर रूट, स्क्वायर हट जाएगा तो ओमेगा क्या होता है 2π/t। और ये क्या कर रहा हूं मैं, मुझे जो जो नीड है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आंसर निकाल रहा हूं। इक्वेशन तो यहां भी खत्म हो गई। कौन सी इक्वेशन है ये, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। ये 1/t क्या होता है, 1/t इज योर फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या बन जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब मैं आगे क्या कर रहा हूं, टाइम पीरियड निकाल रहा हूं। व्हाट टाइम पीरियड अभी डिस्कस करते हैं। देखो मैथमेटिक्स, टी को निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 2π ऊपर आ जाएगा, ये पलटेंगे तो 2π डिवाइड में, और ये आ जाएगा m/k। ये वेरी फेमस, बहुत ज्यादा, और ये r नहीं है जो r लग रहा है, इट इज योर k, m/k, स्प्रिंग कांस्टेंट। बहुत फेमस रिलेशनशिप है ये। क्यों, इसमें क्या है खास, देखो क्या है ये, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपने कितना डिस्प्लेस किया है इंडिपेंडेंट है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन m एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या है कि ये डिस्प्लेसमेंट से इंडिपेंडेंट है। अगर आप एक स्प्रिंग को इतना स्ट्रेच करोगे तो यहां पर आएगी, और वही टाइम पीरियड लेगी जो स्ट्रेच यहां से करोगे और फिर छोड़ोगे। मतलब टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और जब ऐसा होता है तो ये स्पेशली बनता है एसएचएम। एसएचएम टाइम पीरियड सेम है। आइडियल स्प्रिंग, एक ऐसे स्प्रिंग जो यहां जाएगी 3 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड फिक्स है। तो ऐसे स्प्रिंग में ही एसएचएम होता है। और देखते हैं आगे। अब इसकी प्रिंसिपल फिर से समझो। अगर मैं इसको यहां स्ट्रेच करूंगा तो क्या होगा, स्प्रिंग में ज्यादा टेंशन नहीं आएगा। टेंशन ज्यादा नहीं है तो स्प्रिंग फोर्स भी कम डेवलप होगी। तो बहुत छोटी सी स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगी और इसको बहुत स्लो स्लो ले जाएगी। मैं इसको जितना स्ट्रेच करूंगा उतनी ज्यादा टेंशन फोर्स डेवलप होगी, उतनी तेजी से ये इसको कवर अप कराएगा। तो जितनी मैंने डिस्प्लेसमेंट किया उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स, जितना कम डिस्प्लेस उतनी कम स्प्रिंग फोर्स। इसीलिए ये बैलेंस करके टाइम पीरियड को इंडिपेंडेंट कर देता है डिस्प्लेसमेंट जो आप इसको कराते हो। इस ऑब्जेक्ट को किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे। ऑब्वियस है। कैसे, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां ले गया, उसके बाद मैंने भारी कर दिया। भारी जैसे ही कर दूंगा मैं, स्प्रिंग फोर्स किस पे डिपेंड करती है, मास पे कि डिस्प्लेसमेंट पे। हमने पढ़ा था स्प्रिंग फोर्स डिपेंड ओनली ऑन डिस्प्लेसमेंट, मास पे नहीं। तो मास मैंने बढ़ा दिया, स्प्रिंग फोर्स कितनी है, अभी भी 2, पहले भी 2 थी। तो ऐसे केस में वो फोर्स भारी वाले मास को ज्यादा ताकत से नहीं खींच पाएगी। अगर ज्यादा ताकत से नहीं खींच पाएगी तो क्या होगा, टाइम बहुत लेगी आने के लिए। और दूर ले गया मैं, मास को बहुत बढ़ा दिया, स्प्रिंग फोर्स ज्यादा नहीं आई, पहले भी 2 थी, कम वाले मास को फटाफट ले गई, भारी कर दिया। अब वो
टाइम पीरियड को बढ़ा रही है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता है। अगर मास 4 टाइम है तो टाइम पीरियड 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। एंड इस पे भी डिपेंड करता है, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, ज्यादा स्टिफ, बहुत, मैंने एक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, बहुत दिक्कत आई, ये छोड़ दिया, फटाफट आ गई। क्यों? स्प्रिंग कांस्टेंट मजबूत था उसका, बहुत ज्यादा था उसका। एक स्प्रिंग बड़ी लाइट है, खींच दिया। एक स्प्रिंग बहुत ज्यादा स्टिफ है, आई नहीं रही है, खींचा, टाइम पीरियड कम हो गया। कौन सा टाइम पीरियड? इट इज इंपॉर्टेंट। ये टाइम पीरियड कौन सा होता है? तो आंसर है 1 रिवॉल्यूशन या 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, दिस इज दिस टाइम पीरियड। फिर से ये मीन पोजीशन, ऑब्जेक्ट को स्टार्ट किया, ये होगा इसका 1 टाइम पीरियड। अगर ऑब्जेक्ट को यहां से स्टार्ट किया, मीन पोजीशन पर, आगे गया, फिर आया, फिर आगे आया, तो ये हो जाएगा 1t। वापस गया, ऐसे गया, ये 2t। तो उसी पोजीशन पर फिर से आना है, पता था ना हमने, रिपीट्स इट्स पोजीशन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल। अपनी पोजीशन पर वापस आता है, तब हम कहेंगे इट इज 1 रिवॉल्यूशन। अर्थ जहां से शुरू करती है, इधर जाती है, फिर इधर आती है, फिर यहां से यहां, एक चक्कर पूरा हो गया। एक ऑसिलेशन यहां, एक ऑसिलेशन कंप्लीट। तो ये टाइम पीरियड है हमारे पास। टाइम पीरियड क्या है ये? तो आंसर है टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। टाइम टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन कब होगा कंप्लीट? ये जब वो वापस उसी पोजीशन पर आ जाएगा जहां से शुरू किया। यहां से किया एक, यहां से किया एक, तो अलग अलग पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, वहीं पर आना है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट। ओके, तो ये इक्वेशन याद रखना, इट इज फॉर स्प्रिंग, टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग। मैंने इसको स्पेशली स्प्रिंग के लिए क्यों लिखा? क्यों लिखा? चलो देखते हैं आगे, एक केस बना के और। ठीक है, देखो, ये एक पेंडुलम का केस लिया हमने। पेंडुलम कैसे चलता है? लाइक अ सर्कुलर मोशन। और जब कोई बॉडी सर्कुलर करती है मोशन, तो उसका लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होता है, यू नो। जब लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, तो कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल। ठीक है, ओके। जब पेंडुलम यहां आ रहा है, तो वाकई में लीनियर नहीं है क्या? ये तो समझना है, लीनियर एक्सेलरेशन है कि नहीं। हमें लगता है कि सर्कुलर मोशन है तो लीनियर नहीं है, बट लेट मी टेल कि जब पेंडुलम यहां से ऐसे आएगा, स्पीड 0, तभी तो लौट के आ रहा है ना, बढ़ रही है और बढ़ चुकी है मैक्सिमम। तो x इक्वल्स 0 पे स्पीड मैक्सिमम कम हो रही है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, कम हो रही है, एकदम खत्म, तभी तो लौट के आएगा ना। बढ़ रही है एकदम मैक्सिमम, तो क्या दिखता है आपको? एक्सेलरेशन तो है, लीनियर एक्सेलरेशन है, क्योंकि लीनियरली स्पीड में चेंज हो रहा है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पढ़ा था हमने, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो इसमें प्रेजेंट है। अच्छा, अब इसके लिए मैथमेटिक्स क्या समझेंगे? देखो, हमने पहले डिफाइन किया कि ये वर्टिकल में y और हॉरिजॉन्टल में x, तो ये y और सॉरी ये x एंड दिस विल बी योर y डायरेक्शन। अब इसमें नेट फोर्स की बात कर लो, एक्सेलरेशन की। पहले किस डायरेक्शन में निकालोगे एक्सेलरेशन? पहले एक, क्योंकि वेक्टर सम है
वेक्टर के लिए अलग अलग डायरेक्शन को अलग अलग सॉल्व करो। तो पहले एक्स डायरेक्शन में निकालते हैं, क्या बनेगा। ये जो टेंशन है इसके कंपोनेंट ब्रेक कर लो। कैसे? एक वर्टिकल में, एक इस जगह पर। क्या होगा इसके लिए? देखो ये थीटा एंगल है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन है? ये वाला। ये क्या बनेगा? t। okay, so if this is theta then this will be t sin theta, this will be t cos theta, which our geometry says trigonometric function। अब यहां से बात को समझना, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? लीनियर, मतलब जो ये x की डायरेक्शन है, y में कोई एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर x में एक्सेलरेशन है जो कि यहां से स्पीड बढ़ रही है x डायरेक्शन में, तो क्या कह सकते हैं इसको? m इंटू ए इक्वल्स, देखो एक्सेलरेशन कैसा है ये देखना आप। ये जो t साइन थीटा है ये कब हमारे पास डेवलप होगा? मैक्सिमम जब ये कुछ एंगल पे आएगा। ये कैसे डायरेक्शन में? x के अपोजिट, माइनस में। सो आई कैन टेक इट एज माइनस टी कॉस थीटा। करेक्ट। एक चीज बताओ, टेंशन ज्यादा है कि कम है? ये किस बात पे डिपेंड करेगा? एंगल पर। अगर एंगल 90 है, टेंशन कितना? खत्म। अगर एंगल 0 डिग्री है, कितना टेंशन? मैक्सिमम। इधर तो टेंशन मैक्सिमम, यहां टेंशन कुछ कम हो रहा है। ओके, एक इक्वेशन, इसको cos थीटा को लेट्स वी कन्वर्ट इट इनटू नॉन लैंग्वेज। एंगल हर बार पेंडुलम में पता हो ये जरूरी नहीं है। इसकी लेंथ L है, ये तो हमें पता होगी, और ये बदलेगी नहीं। तो लेंथ हमें पता है, कन्वर्ट कर लो। हाँ बताओ, यहां से बताओ cos थीटा कितना होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। एक बात सोचो कि इसकी बेस कितनी है? जो t है वो किसका फंक्शन है? t इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। बेस क्या बनेगी इसमें? हाँ, अरे सॉरी, ये हमारा साइन थीटा है ना, साइन थीटा। यस, ओके। तो साइन थीटा के लिए हमें क्या चुनेंगे? यहां से परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितनी है? जितनी डिस्प्लेसमेंट किया x, तो हम लिख सकते हैं कि माइनस में t परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस l पेंडुलम की लेंथ। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा केस देखो, y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? लेट्स वी से कि जब ये ऐसे करके मोशन कर रहा है तो ये प्योर x भी नहीं है, प्योर y भी नहीं है। जब x में एक्सेलरेशन है तो y में भी होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, ये x में है, इक्वल्स किसके इक्वल होगा? तो यहां पर देखो y डायरेक्शन की फोर्स कौन सी है? y डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी है? mg माइनस टी कॉस थीटा। mg माइनस टी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से इन बातों को थोड़ा थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं। देखो, अब मैं जो अब करने वाला हूं उसको मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से समझो और सुनो। फोकस उसी पे मेन करना है आपको। देखो क्या फोकस करना है, मैं जो आगे कर रहा हूं वो स्पेशली एसएचएम के लिए ही है। अगर मैं ये नहीं करूंगा जो मैं अभी करने जा रहा हूं तो उसके लिए कोई फायदा नहीं है।
तो फॉर SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने एक काम किया, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, मैं ये करूंगा काम, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। नाउ टेल, अगर मैं इसका एक बहुत छोटे एंगल पर इसको डिस्प्लेस कराता हूं तो बताना मुझे y में गया क्या, लगभग ना के बराबर। अगर y में ये नहीं गया तो क्या दिख रहा है आपको, ये केवल और केवल x में एक्सेलरेशन, y में एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक दूसरा, इस एंगल के बारे में सोचो, अगर हम बात करते हैं cos थीटा के बारे में तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर एंगल बहुत छोटा बनता है, एंगल अगर बहुत ज्यादा छोटा बनता है अगर एंगल बहुत ज्यादा छोटा बनता है तो जो बेस होती है और हाइपोटेनस होती है उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता, वो दोनों एक ही दिखती है, बेस और हाइपोटेनस एक ही दिखती है। इसीलिए cos थीटा के बारे में बताओ क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि b अपॉन में b, क्योंकि हाइपोटेनस भी किसके इक्वल है, बेस के, तो कितना आ जाएगा वो, cos थीटा बन जाएगा 1। तो फॉर वेरी स्मॉल अप्रोक्सीमेशन इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1 मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होती है एंगल की उससे बहुत कम है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस तो b अपॉन में b 1। साइन थीटा के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस ही कौन है, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन होता है, tan थीटा। फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। कितना स्मॉल एंगल होगा, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 2 डिग्री, 15 डिग्री। हम जब किसी पेंडुलम को छोड़ते हैं तो इतना दूर नहीं ले जाते 60 पर या 90 पर, नहीं, उसको हमेशा SHM कराने के लिए 5 डिग्री से छोड़ते हैं। आप भी स्कूल में एक्सपेरिमेंट करो, अगर SHM का बॉब को, पेंडुलम को यहां से यहां मत ले जाओ, इसको हमेशा स्मॉल एंगल पर करो, तभी आपकी इक्वेशन मैथमेटिक्स मिलेगी। क्या मिलेगी, ये देखो, ये तो हो गया 0 mg माइनस में t, cos थीटा कितना हो गया, फॉर वेरी स्मॉल एंगल इट इज 1। इसके बारे में सोचो क्या बनेगा, mg इक्वल्स t या t इक्वल्स mg। पहले टेंशन किसका फंक्शन था, थीटा का, अब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, अब ये थीटा से इंडिपेंडेंट है। लेट्स वी पुट दिस वैल्यू इनटू दिस, क्या होगा, क्या होगा वहां से, एम ए इन एक्स इक्वल्स टू माइनस एम जी एक्स अपॉन में एल। एम एम लूज, ए को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं उधर लिखता हूं इसको, ए को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है ना, और इस माइनस को मैं यहां लेकर आता हूं तो क्या बन जाएगा, प्लस जी अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाय एक्स इक्वल्स 0। कुछ याद आया क्या, कुछ याद आया इसको देखकर। अभी इसके पहले हमने एक इक्वेशन लिखी थी, उसमें क्या था, उसमें क्या था वो ये देखो, उसमें था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस
एम अपॉन के, नहीं के अपॉन एम, के अपॉन एम टाइम्स एक्स इक्वल्स 0। उसमें ये था, इसमें ये है। ये किसका केस था? और ये पेंडुलम का। अब एक छोटा सा डिफरेंस क्लियर करके चलते हैं। ओमेगा किसके इक्वल था? यहां से ओमेगा किसके इक्वल होगा? ओमेगा विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट जी अपॉन में एल। टाइम पीरियड क्या था उसके लिए? ओमेगा रिवर्स हो गया था। इसमें बताओ टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। कुछ याद आया? बहुत फेमस रिलेशनशिप है ये और ये है स्प्रिंग, ये है पेंडुलम। डिफरेंस क्या है दोनों में? देखो, टाइम पीरियड फॉर पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ, टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स डिस्प्लेसमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक एक्स पे जो पेंडुलम की लेंथ है उस पर डिपेंड कर रही है, तो एक डिपेंड नहीं कर रही है। एक उसके स्प्रिंग स्टिफनेस पे डिपेंड करता है कि कितनी स्टिफ है, और एक इंडिपेंडेंट है। इसकी लेंथ के बारे में सोचो। इसको मैं यहां से ऐसे कर दूंगा, लेंथ इसकी काफी अच्छी खासी है, तो ये अच्छी खासी टाइम पीरियड लेगा। जितनी ज्यादा लेंथ करूंगा मैं उतना ज्यादा ये टाइम पीरियड लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेंथ छोटी कर दूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फटाफट ऑसिलेट करेगा ये। तो क्या देखा आपने? लेंथ को छोटा करने से टाइम पीरियड कम हो गया ना, और यही तो होता है। अगर हम पेंडुलम को बहुत छोटा कर दें, ऐसे फटाफट करेगा, बड़ा कर दें तो ये ट्रू है, और जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। कैसे करता है? कहां पर जी नहीं है, कहां पर ज्यादा है? स्पेस में नहीं है जी, ले गए स्पेस में पेंडुलम को, ऐसे पेंडुलम को ले जाकर ऐसे रख दिया। जब जी है ही नहीं, जी 0 हो गया, तो टाइम पीरियड कितना आएगा? इनफाइनाइट। और टाइम पीरियड इनफाइनाइट का मतलब कि एक रिवॉल्यूशन करने के लिए इनफाइनाइट टाइम, मतलब कि ये करेगा ही नहीं रिवॉल्यूशन। यहां पर है, यहां का यहीं रहेगा, नीचे नहीं आएगा। और जुपिटर पर यहां ले जाऊंगा, फटाफट कर जाएगा ये, कि जी की वैल्यू ज्यादा होती है जुपिटर पर। तो इस तरह से ये पेंडुलम का वर्क है और ये स्प्रिंग का वर्क। स्प्रिंग को ग्रेविटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने पेंडुलम का बॉब जो होता है उसका मास बढ़ा दिया, तो टाइम पीरियड पे क्या, इस पे क्या फर्क आएगा? अगर पेंडुलम को मैंने भारी कर दिया, कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एम जी टी कॉस थीटा, जितना ज्यादा ये उतना ज्यादा ये, तो क्या हो जाएगा? बैलेंस। इसलिए क्या रहेगा? ये फिक्स। ये टेंशन है और ये टाइम पीरियड, याद रखना, इट इज टाइम पीरियड। तो जितना ज्यादा एम जी उतना ज्यादा उसका रिएक्शन टेंशन, तो ये दोनों आपस में इक्वल होकर इसको बैलेंस कर देगा। लेकिन ये केस स्प्रिंग में नहीं होता। स्प्रिंग में मास ज्यादा कर दिया तो वो बहुत स्लो स्लो आएगा। जितना मास कर देंगे टाइम पीरियड उतना ज्यादा लेगा वो। दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आया कि स्प्रिंग में और पेंडुलम में क्या है, और इसकी इक्वेशंस बहुत जरूरी है। टाइम पीरियड निकालना हो, एक्स निकालना हो, मास निकालना हो, जरा देखो एक बार। मानो कि आपको स्प्रिंग में जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, स्प्रिंग का नहीं, स्प्रिंग में जो लगा है,
हम एक ऐसे स्प्रिंग लेंगे जो मासलेस है, आइडियल वैसे होते नहीं है, थोड़ा बहुत मास होता है, नेग्लेक्ट कर देंगे, एरर आ जाएगा। हम मास की किसकी बात करेंगे, जो ऑब्जेक्ट लगा होगा उसका मास पता है, टाइम पीरियड नोट कर लिया क्लॉक से, क्या निकल जाएगा, स्प्रिंग का कांस्टेंट। एंड वाइस वर्सा, अगर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट पता है, टाइम पीरियड नोट कर लिया, क्या निकल जाएगा, मास। द सेम थिंग हैपेंस हियर। आपको अगर जी की वैल्यू तो पता है, ऑब्वियस, टाइम पीरियड नोट कर लिया, क्या मिल जाएगी, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो ये बहुत फेमस है, बहुत खूबसूरत है, इसमें कई सारी चीजें छुपी हुई हैं, इसलिए मैथमेटिक्स ब्यूटीफुल होती है। करो थोड़ा थोड़ा इसको समझो। सो आज के लिए हम इसको फिनिश करते हैं।